हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम फर्दर ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है 1885 से लेकर के 1947 का जो आंदोलन है उन सब के बारे में। तो आप पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, और सिलेबस भी वहाँ पर मेंशन है अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो चलिए पार्ट 10 है ये हमारा इस सीरीज का। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस हर हाल में कंप्लीट होगा तो होगा। ठीक है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं दे पा रही हूँ अभी, पर मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही आपको डेली वीडियो प्रोवाइड, और एमसीक्यूज भी आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी एग्जाम के बारे में आपको सब कुछ बिल्कुल जल्दी से बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है, दूसरा चरण है 1905 से 1919 तक, ही हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। जैसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, और बहुत अप्रिय ये व्यक्ति था, इसको किसी ने भी ठीक नहीं बताया। खैर ठीक तो किसी को भी नहीं बताया, पर इसको तो बहुत ही ज्यादा अप्रिय बोला गया। 1905 का बंगाल विभाजन जो था वो एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। मतलब इस घटना से लेकर के फिर तो एक सीरीज ऐसी चल पड़ी कि ऐसी श्रृंखला में घटनाएं होती चली गई। बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको सारी घटना पढ़नी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लोगों ने क्या किया, जो विदेशी चीजें हैं उनका दमन करना शुरू करा। ठीक है, ये अभी उस बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा था जितना अभी बड़ा लेवल आगे आने वाला था। तो बंगाल विभाजन हुआ प्रशासनिक इकाई की वजह से। बोला गया कि प्रशासनिक तौर पर बंगाल को हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं ताकि प्रशासन ठीक से चल सके। पर उसके पीछे रीजन ये था कि ये जो सभी की हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको तोड़ना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल ये शुरू से करना चाहते थे अंग्रेज, तो यही बात थी। इसके बाद ये जो टाइम आता है ये है उग्र राष्ट्रवाद का उदय। यानी हमें पता है कांग्रेस में 2 दल आ गए थे अब। मतलब एक नरम दल थे, ये इस विचारधारा के थे कि जो ब्रिटिश हैं हम उनके हिसाब से, मतलब उनको अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते थे, और निवेदन भेजा करते थे, लेटर्स भेजा करते थे। जिनका रिप्लाई उनका मर्जी हुआ तो वो कर दिया करते थे, नहीं तो रिप्लाई भी नहीं करते थे। तो ये गर्म दल के लोग थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के लोग थे जिनका कहना था कि जो तरीका तुम आजमा रहे हो हम उस तरीके में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हमें कुछ क्रांतिकारी चीजें करनी पड़ेंगी जिनसे उन लोगों को चीजें समझ में आए और हमारी बात उन तक ठीक तरीके से पहुंचे और उसका रिप्लाई भी फिर करें। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है केसरी जिसको तिलक ने प्रकाशित किया था। ठीक है, 1905 का बंगाल विभाजन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं आगे, लास्ट पार्ट में हमने देख लिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसी वजह से हुई थी क्योंकि जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश थे, वो चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, मुस्लिम और हिंदू के बीच में क्या किया जाए, इतना गैप ला दिया जाए कि ये आपस में एक साथ होके कुछ काम कर ही ना सके। और जब साथ ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 का जो रिवोल्ट था, ये ने बहुत अच्छे से याद था कि इसमें सब लोग एकजुट हो गए थे बिना किसी जाति धर्म को देखे, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इन लोगों ने फिर क्या करना शुरू किया, ये इनकी बातों में कहीं कुछ हद तक आ भी गए और अपनी कुछ डिमांड्स लेकर ये अंग्रेजों के पास गए भी। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी। देखिए ये क्या चीज था, ये सेशन होना था, जैसे कि आपको पता ही है कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, ये था नागपुर सेशन 1907 में। तो इनकी अध्यक्षता को लेकर हमेशा प्रॉब्लम हुई रहा करती थी कि अध्यक्षता, इस सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। गरम दल वाले लोग कहते थे कि हमारी तरफ से अध्यक्ष होना चाहिए, नरम दल वाले लोग कहते थे कि अध्यक्ष जो होना चाहिए वो हमारी तरफ से होना चाहिए, और यूजुअली नरम दल से ही अध्यक्ष बनाया जाता था। तो यही बात थी। दूसरा जगह को लेकर ही बात होती थी कि नागपुर में होना चाहिए या फिर कहाँ होना चाहिए, तो इस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। पहली बात तो विचारधारा ही नहीं मिलती थी, दूसरी बात थी कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते थे चीजों को लेकर। और एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, जब हम किसी इंसान को पसंद नहीं करते, तो चाहे वो चीज सही भी बोल रहा हो, हमें वो गलत ही लगती है। हमें कहीं ना कहीं से रीजंस निकाल ही लेते हैं उस चीज को गलत प्रूव करने का। तो सेम चीज है, कभी भी उनके आपस में फिर उस वक्त नहीं बनी। बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, आपको पता ही है, मित्र राष्ट्र के बीच में। और जो यहाँ पर 2 गुट थे, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से गुट थे।
जैसे कि मैंने आपको बताया 1907 में कहा जाता है कि 1907 में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए कि कांग्रेस में फूट उसको कहा गया। यानी क्या कहा गया, उस सेशन में क्या हो गया था, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस में क्या आ गई थी, दरार आ गई थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, एक तो नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, यानी एक तो क्रांतिकारी ग्रुप और एक लिबरल्स यानी उदारवादी ग्रुप। ये सब चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। 1908 की बात करें तो तिलक को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, ये बोलकर के राजद्रोह, तुम भड़का रहे हो। ठीक है, ये चीज बोल दिया गया था कि तुम तो उग्र एक्टिविटी करने के लिए लोगों को उकसा रहे हो। तो इस चीज की वजह से उनको कारावास हुई थी 6 साल की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें ब्रिटेन के जो किंग बने थे जॉर्ज 5। कौन? जॉर्ज 5। इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक, कोरोनेशन हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। और यही वो टाइम था जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और इसके साथ ही साथ क्या किया गया था, दिल्ली को अब राजधानी भी घोषित कर दिया गया था, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज हुई थी। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंगटन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं 1914 पर। देखिए, ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया, सब लोगों को अपनी आर्मी में, अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया लोगों को, और काफी ये बोला कि ठीक है, हम कहीं कोई नुकसान नहीं करेंगे, अब हमारे साथ आओ और हम युद्ध के बाद शायद कुछ अच्छा रुख लें इंडिया के पर्सपेक्टिव में। मतलब कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की बात हो सकती है या स्वराज की बात हो सकती है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम बाद में सोचेंगे, पर पहले क्या है, हमारा साथ दो, फिर हम तुम्हारा साथ देंगे, देखते हैं हम इंडिया के बारे में क्या कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हुई थी। तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट, कोई नहीं करना चाहता था युद्ध में, कोई भी नहीं जाना चाहता था भारत से, लेकिन उनको भर्ती कराया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? एक तरफ थी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया और जापान। ठीक है, और दूसरी तरफ कंट्रीज थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, या तुर्की कह सकते हैं आप। तो ये कंट्रीज थी। बाद में यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। तो पहले तो ये चीज होती है, हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट क्या होता है कि लोग आ तो गए इसमें, ये सोचकर मुस्लिम्स ने भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुस्लिम्स की और कांग्रेस की बन नहीं रही थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे थोड़े बहुत, तो उसका फायदा इन ब्रिटिश ने उठाने की कोशिश करी। तो लोग काफी इन्वॉल्व हुए इसमें। उनको लगता था कि जो ब्रिटेन है वो टर्की को हो सकता है नुकसान ना पहुंचाए, तो वो इस चक्कर में थे और भर्ती हुए। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कुछ और ही देखने को मिला। ये हमने 1914 में देख लिया है युद्ध के बारे में, और ये युद्ध खत्म कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, अभी देखते हैं रिजल्ट के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद क्या हुआ। इससे पहले हम एक 1916 की इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, वो है लखनऊ समझौता। ठीक है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट भी बोल देते हैं, 1916 में हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट सेशन बोल सकते हैं, या फिर समझौता बोल सकते हैं, या पैक्ट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक साथ आए थे, और इसकी सेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। दूसरा है MAJ। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग से कौन यहाँ पर शामिल हुआ था? तो मुस्लिम लीग से यहाँ पर शामिल हुए थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक साथ ही अधिवेशन हुआ था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम अधिवेशन क्यों याद करें, सेशंस क्यों याद करें? क्योंकि सेशंस में ही तो प्लानिंग होती थी ना, आगे क्या करना है। तो सेशंस में से अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अध्यक्ष, इस सेशन में अध्यक्ष कौन था, और ये मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा प्लेस पर हुआ था, जैसे नागपुर में, पूना में, लखनऊ में, कलकत्ता में। तो ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आपको साथ के साथ कराती जाऊंगी। दूसरी क्या चीज हुई थी, गर्म दल और नरम दल मिल गए, यानी इनका संगम हुआ, मतलब अब कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गया और ये फिर से वापस से एक ही ग्रुप में आ गए। क्योंकि काफी टाइम तक अगर आप अलग रहेंगे तो यूनिटी बनी नहीं रहेगी, और हमें क्या चाहिए थी, यूनिटी की जरूरत थी। अगर इंडिया को आजाद कराना था तो यूनिटी तो जरूरी थी ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चला, और होम रूल लीग की स्थापना पूना में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या ये है? पूना। ठीक है, पूना के बेलगांव में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर डेट की बात करें तो ये है 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा
इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य या फिर स्वराज, यानी अपना राज, अपना रूल, जैसे कि होम रूल बोला ये गया है। ठीक है, तो इनकी क्या डिमांड थी कि हमें ये हमारी कंट्री है, अब हम इस पर अपना रूल करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की एनी बेसेंट ने। ठीक है, एक आयरिश लेडी थी, यानी आयरलैंड से थी और काफी एक्टिव हो गई थी 1914 से, और 1916 में इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। कहां पर की थी? ये की थी मद्रास में, आरडीआर में। ठीक है, मद्रास में के आरडीआर में इन्होंने इसकी सोसाइटी की, होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की, और इसका भी लक्ष्य क्या था? स्वराज का उद्देश्य। ठीक है, इनका भी ये लक्ष्य था, स्वराज। अब बात आती है ये कि कौन सा ज्यादा फेमस था? तो ये वाला जो था ये इतना ज्यादा फेमस नहीं था, इसमें आसपास के एरिया के लोग ही थे, थोड़ा बहुत फैला हुआ था ये। लेकिन ये जो है होम रूल लीग एनी बेसेंट वाला, इसमें काफी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हर महीने बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ने लगी, मेंबरशिप इसमें ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इतना पॉपुलर था। और इसके साथ साथ एक चीज और हो जाती है, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी एक ऐसा सेशन था जिसमें कोई किसी महिला को अध्यक्षता दी गई है। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी भारत की पहली महिला वाला सेशन अलग है और ये है सिर्फ महिला वाला सेशन। अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कोई महिला पहली बार जिसने अध्यक्षता की थी, तो ये था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट थी अध्यक्ष 1917 में। ठीक है, और अगर बात करें हम कि दूसरी कौन सी थी, तो वो था 1918 में सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई, और इस घोषणा के तहत मॉन्टेग्यू को कहा जाता था, इन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स के ऊपर बात की, इंडियंस के बारे में काफी चीजें की। लेकिन एक तरफ तो ये चीजें करते आ रहे थे, हमारे साथ थे, लोगों के लिए कुछ सुधार कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही थी, ठीक है, जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज चल रही थी, उसको लेके डर भी था, तो उससे रिलेटेड भी चीजें हो रही थी। तो इन एक्टिविटीज का दमन करने के लिए ही क्या आया 1919 में? रॉलेट एक्ट। क्या आया? रॉलेट एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो सभी ने पढ़ा होगा आई थिंक, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं क्या था रॉलेट एक्ट। देखिए 1919 में आया ये, और इसको काला कानून भी कहा जाता है। क्या? काला कानून भी कहा जाता है। आई थिंक मैंने लिखा होगा इसके बारे में थोड़ा, हाँ इसके बाद सीरीज में है। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? ये इंडियंस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए था कि आप क्या है, आप क्रांतिकारियों को कहा गया कि तुम ऐसे ही कोई कानून मतलब उनको जेल में डाल सकते थे। मतलब ये चीज थी कि अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आप अपने लिए मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते। तो इतनी सख्त पॉलिसी बना दी गई थी। जब हम इस युग की बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी का आना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए थे रहने के लिए परमानेंटली। पहले साउथ अफ्रीका में थे, वहां भी उन्होंने काफी आंदोलन किए इन सब चीजों को, मतलब वो पहले से ही जानते थे भेदभाव वगैरह, रंग भेद, क्योंकि उन्होंने रंग भेद वाली एक घटना उनके साथ भी हुई थी। तो साउथ अफ्रीका में वो रहते थे, उन्होंने काफी ज्यादा चीजें फेस की हुई थी। तो 1919 से 1947 के इस चरण में गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में स्थित कहां? बिरला भवन के सामने नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। अब हम बात करें कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की, तो इनमें इंपॉर्टेंट है यंग इंडिया, हरिजन। ठीक है, अगर गांधी जी की कुछ और बात करें तो जब ये वापस आए थे तो उस दिन कौन सा दिन था? 9 जनवरी 1915, और इसी दिन को NRI डे मनाया जाता है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट देखें तो गांधी जी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
ये एक नरमपंथी नेता थे और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इन्होंने गांधी जी ने काफी सारी विचारधारा को अपनी डेवलप किया। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए ये और सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी क्योंकि इन्होंने काफी लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए वो किया था, बोला था। इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। सत्य के मेरे प्रियोगी इनकी आत्मकथा है और इंडिया ऑफ माय ड्रीम और हिंद स्वराज ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम बात करें गांधी जी की तो सबसे पहले तो 3 ही चीज सामने आती है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, है ना। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह मतलब गांधी जी ने हमेशा सत्य बोलने की बात की है, सत्याग्रह की बात की है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमें हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये सब चीज इन्होंने कुछ बोली है। नेक्स्ट 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में जब यहाँ पर आए तो साबरमती नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं था, अहमदाबाद में ही था। फिर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, बाद में इसको सत्याग्रह आश्रम को ही साबरमती आश्रम बोल दिया गया। इसकी स्थापना 1915 में ही इन्होंने की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व इन्होंने किया। जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने काफी सारी चीजें देखी कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। पहले तो ये घूमते रहे इधर उधर, एक तरीके से चीजें देख रहे थे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, पर फिर इन्होंने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसी जगह पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भी किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। वर्ष 1918 में उनकी पॉलिसी क्या थी कि सामने वाले को हम किसी हिंसक एक्टिविटी के थ्रू नहीं, मतलब मारपीट या फिर कोई और चीजें नहीं, हम बहुत प्यार से अगर सामने वाले को समझाएं तो उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी जो दूसरे लोग थे कांग्रेस के वो बिल्कुल नहीं फॉलो करते थे। वो कहते थे कि आप कितनी बार प्यार से बोलोगे ना किसी के साथ किसी बात को समझाने के लिए, अगर उसको समझ में नहीं आ रही है और वो आपके साथ सेम व्यवहार कर रहा है तो आपको अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। 1918 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने, आपको पता है चंपारण में नील की खेती के ऊपर किसानों का रोष था, गुस्सा था, तो वहां पर गांधी जी ने उनका साथ दिया। अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों का इशू था उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी और सफल भी रहे थे। हड़ताल का नेतृत्व किया उनकी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बंबई में ट्रेड यूनियन आंदोलन में के अग्रणी नेता नारायण मल्हार जोशी के प्रयासों से हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर जो सभी ट्रेड यूनियन थी उनका वर्ष 1930 में एकीकरण हो गया था, यानी उनको एक जगह ही कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब सरकार क्योंकि देख रही है कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज हो रही है तो उनका दमन तो करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक ही चीज करते थे ये लोग कि कोई एक कमेटी बैठा दी और फिर उस कमेटी में बताया गया कि अच्छा ये एक्टिविटी ठीक से नहीं हो रही, यहाँ पर ये विद्रोह चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, और फिर उसको उन चीजों को लेकर के कानून बना दिया जाता था। ऐसी ही थी एक समिति, सिडनी रॉलेट समिति, ठीक है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रॉलेट, ठीक है। हमेशा आपने मोस्टली ये देखा होगा कि जो कमेटी होती है वो किसी के नाम पर होती है। तो ये सिडनी रॉलेट इस समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1917 में। मतलब एक कमेटी में जो चीजें उनको पता करनी थी उन्होंने पता की और क्या कर दिया, इसको बता दिया। तो फाइनली उसके हिसाब से क्या लगाया गया बाद में, फिर रॉलेट एक्ट पास, यानी रॉलेट अधिनियम पास किया गया। और इस अधिनियम का अगर टाइमिंग बताएं तो 18 मार्च 1919 में, ठीक है, रॉलेट अधिनियम पास किया गया। और इसके तहत अंग्रेज जो है वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकते थे, मतलब संदेह के बिना पर। और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया क्योंकि इसने एक तरीके से इंडियंस से, जो भारत के क्रांतिकारी थे या फिर जो आंदोलनकारी थे, उनसे उनके अधिकार बिल्कुल ही छीन लिए थे। गांधी जी ने हड़ताल करने के लिए इस चीज को लेके गांधी जी ने क्या बोला कि ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जो लोगों के साथ किया जा रहा है सही नहीं है। तो इस चीज को लेकर हड़ताल का आयोजन के लिए बोला गया। तो 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिली
इसका विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध देखने को मिला। और वहां पर इसका नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने, और इनको गिरफ्तार भी फिर कर लिया। अगर यही तो होता था, जो भी नेतृत्व करने आगे आता था उसको ही सरकार गिरफ्तार कर लिया करती थी, ताकि जो और लोग हैं उनका मनोबल टूट जाए और वो विद्रोह को या फिर वो जो आंदोलन है उसको वहीं पर खत्म कर दें। तो यही होता था। गांधी जी को अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को पहली बार भारत में कहां से अरेस्ट किया गया था, तो ये था पलवल स्टेशन। आई थिंक ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा का पलवल स्टेशन, यहाँ से इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अगर क्वेश्चन में आ जाए पहली बार गिरफ्तारी कहां से हुई थी, तो हरियाणा के पलवल स्टेशन से। अब ये सब कुछ तो चल ही रहा था, रॉलेट एक्ट का सब विरोध कर ही रहे थे। पंजाब में इसका विरोध करने के लिए दो स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को क्या हुआ, एक रैली निकाली गई। मतलब कोई भी चीजें धीरे धीरे तो होती है। विरोध हुआ, उसके लिए और लोग जुड़ेंगे, फिर और लोग जुड़ेंगे, तो ये चीज हो रही। 10 अप्रैल को रैली निकाली गई उसके विरोध के लिए कि इनको क्यों अरेस्ट किया गया है, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी भी मारे गए। अब इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, यानी वैशाखी का इनका त्योहार था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा थी। नॉर्मली लोग वहां पर इकट्ठे हुए, जिस पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम था, माइकल ओ डायर, ठीक है, इसने क्या किया, निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी करवा दी। ये 150 लोगों के साथ वहां पर पहुंचा और लोगों को देखा, और मतलब रॉलेट एक्ट तो था ही, तो इसने भी उसका फायदा उठाया और उनके ऊपर गोलीबारी करवा दी। और मोस्टली क्या सभी लोग वहां पर मारे गए, और उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचा पाते। गेट भी बंद कर दिए गए, तो सब लोग वहां पर मारे गए। ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी घटना थी कि इस घटना का पूरे देश में असर देखने को मिला फिर, और इसकी वजह से अब आगे भी आंदोलन काफी होने वाले थे। गांधी जी तो अब सक्रिय हो ही चुके थे, ठीक है। इस घटना को अंग्रेजों के भारत छोड़ने की कब्र में आखिरी कील के समान बताया गया। यानी ये ऐसी घटना है कि अब तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी इस घटना के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होने लगे, प्रदर्शन और रोष, यानी बहुत गुस्सा उत्पन्न हो गया। उपाधियों का अंत हो गया, यानी उपाधियां जो थी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो सरकार ने उपाधि दी थी नाइटहुड की, उसको भी इन्होंने वापस लौटा दिया कि हम इन उपाधियों का क्या करेंगे जब तो हमारे लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा बातें बोली कि ये गलत चीज थी, सरकार को आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े बताए लोगों के मरने के, वो काफी कम थे, और बहुत ज्यादा लोग, हजारों लोग इसमें मारे गए थे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई इसी चीज के लिए, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर को दोषी माना गया। दोषी था तो दोषी माना ही गया, लेकिन वही बायसनेस तो आई जाती है ना। देखिए क्या किया सरकार ने, किस कमेटी का के लिए नियुक्त किया, हंटर कमेटी, यानी हंटर कमेटी बैठाई गई। लेकिन इस कमेटी से कोई खास फायदा हुआ नहीं। सरकार ने जनरल डायर को क्या दोषी पाया और क्या कहा, हद से हद क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। सेवा न करने होगी उसको ठहराया कि भाई नौकरी करने लायक इंसान नहीं है, ये बोल दिया। और कहाँ भेज दिया वापस से, इंग्लैंड ही इसको भेज दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की लंदन में जाकर हत्या कर दी, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका क्या हुआ जनरल डायर का। जब इसको इंग्लैंड भेज दिया गया तो यहाँ से तो आराम से चला गया पीछे छुड़ा के। वहां पर इंग्लैंड की सरकार ने इसको काफी एक अच्छे उसके तौर पे प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि ये बहुत अच्छा काम करके आया जैसे, और इसको सम्मानित भी वहां पर किया गया। देखिए इतना घिनौना काम किया गया, उसको सम्मानित भी वहां पर जाकर किया गया कि इसने ये बहुत ठीक काम किया है, दमन करना चाहिए, इस तरीके की चीजें लोगों ने वहां पर बोली। फिर बात करते हैं अब हम खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू हुआ, जैसे कि सीरीज तो चली रही है आंदोलनों की। जैसे 1857 का विद्रोह था, मैं आपको इसलिए कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने 1857 का विद्रोह करवा भी दिया है वीडियो में, और आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा है। इस विद्रोह में क्या हुआ था 1857 की, कि एक घटना नहीं थी जिसकी वजह से ये आया, बहुत टाइम से, पिछले कुछ सालों से ऐसा हो जा रहा था कि अब जो है पानी सर के ऊपर से आ गया और अब हमें विद्रोह करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वही चीज अब चल रही थी आंदोलनों की, राष्ट्रीय आंदोलनों की, कि रॉलेट एक्ट आया जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे, उनकी जिंदगी एकदम बेकार हो चुकी थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग, जिसमें एकदम इंसानियत वाली तो कोई चीज थी ही नहीं उसमें।
तो जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर की बात करी, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला। लोगों ने सोचा कि इसके बाद शायद अंग्रेज हमारे बारे में कुछ सोच लें, क्या पता हमारे ऊपर से रूल अब हट जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। 1918 में जैसे ही चीजें हुई मुसलमानों ने भी काफी साथ दिया इनका, लेकिन क्या हुआ कि तुर्की जो है, टर्की जो है वो हार गया था, तो क्योंकि जर्मनी के साथ था। तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की के जो राइट्स है उनको खत्म कर दिया, और ये बात आई शुरू हुई खलीफा से। खलीफा का मतलब होता है इस्लाम धर्म के गुरु, यानी इस्लाम धर्म के सर्वोपरि व्यक्ति। तो खलीफा का पद एक बहुत इंपॉर्टेंट पद था जिसको सभी मुस्लिम फॉलो करते थे। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स भी इसको फॉलो करते थे। तो सेवरिन की एक संधि हुई, मैं यहाँ पर पहले इसको इरेज कर देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सेवरिन की यहाँ पर एक संधि हुई, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो हर्जाना भुगतना पड़ता है ही जो कंट्री हार जाती है। तो सेवरिस की संधि हुई 10 अगस्त 1920 को, जिसमें मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा के अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। तुर्की सुल्तान जो थे उनको हटा दिया गया, खलीफा को हटा दिया गया, सारे अधिकार छीन लिए गए। आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद के सालों में भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। यानी मुस्लिम्स भी आंदोलन में जुड़ने वाले थे। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमने तो युद्ध में साथ दिया था, और उन्होंने क्या किया, हमारे धर्म गुरु का जो पद है वही खतरे में है, उसके साथ ही गलत हो रहा है। तो इनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना, ताकि वो ब्रिटिश सरकार इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रहने दे। तो ये क्या चाहते थे कि जो खलीफा का पद है वो बना रहे और उसका कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए विद्रोह करना अब जरूरी था, आंदोलन में मुस्लिम्स का आना भी अब जरूरी था। तो ऐसे ही 1919 में गांधी जी द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसमें खिलाफत के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। इसके बाद 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। इसके बाद 1922 में तुर्की में एक घटना हुई जिसका नेतृत्व किसने किया, मुस्तफा कमाल पाशा ने। इस वक्त खलीफा कौन थे, वहां के सुल्तान मोहम्मद IV, इन्हें वहां से हटा दिया गया उनके पद से, और अब्दुल मजीद को नया खलीफा जो है वो नियुक्त किया गया। नया खलीफा किसको बनाया गया, अब्दुल मजीद को। लेकिन 3 मार्च 1924 में खलीफा का जो पद है वो ही बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिसमें लोगों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन क्या था कि जो शुरू से आंदोलन चलते आ रहे थे ना, जैसे कि लोग अगेंस्ट थे, जलियांवाला बाग के लिए हड़तालें हो रही थी, आंदोलन हो रहा था, उसमें ये लोग भी अब इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो 3 मार्च 1924 में खलीफा का पद भी हटा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागपुर सेशन की। तो नागपुर सेशन जो था, नागपुर अधिवेशन 30 दिसंबर 1920 को हुआ, जिसके अध्यक्ष थे वी राघावचारी। अब इसका लक्ष्य क्या था, नागपुर अधिवेशन में इसका लक्ष्य था स्वराज हासिल करना और असहयोग आंदोलन का विचार करना। यानी अब हम क्या चलाने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने साथ में मिलकर काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता का फिर से एक बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया, और ये बताया गया कि हम अभी भी एक साथ ही हैं, अलग नहीं है, ठीक है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव लिखा गया था। CR दास और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्वराज के बारे में या असहयोग आंदोलन के बारे में एक विशेष अधिवेशन कौन से वर्ष हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था, और कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये 1920 से लेकर 22 तक चला। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों से क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस ले लिया जाए। यानी आप जो है असहयोग, मतलब सहयोग के बिना, अब हमारे ये जो सरकार है ये हमारे सहयोग से तो चल रही है, हम इनको यहाँ पर रहने दे रहे हैं, हम इनका दिया हुआ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम इनका सामान यूज कर रहे हैं, सारी चीजें इनके हिसाब से तो चल रही हैं। तो एक काम करते हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस, इनके जॉब्स, हर चीज से पीछे हो जाते हैं और इनको सहयोग करना बंद कर देते हैं, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये आंदोलन बड़े लेवल पे शुरू हो गया। और इनकी डिमांड क्या थी कि हमें क्या, स्वराज चाहिए, ठीक है। मतलब अब हमारा रूल होगा, हमारी तरह से चीजें बनेंगी और हमारे हिसाब से जो चीज हम चाहते हैं, मतलब जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, या फिर जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, निर्वाचन का हमें पूरा का पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें मांग वहां पर रखी गई। इसके अलावा बायकॉट कर दिया गया
वकीलों ने, इसके अलावा स्टूडेंट्स ने, उन सब ने असहयोग अपना देना गवर्नमेंट को बंद कर दिया। और पॉजिटिव चीज इसमें क्या बोली गई, इसमें ये बोला गया कि एक काम करते हैं, स्वदेशी अपनाया जाए यहाँ पर, और हमारे खुद की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिसमें बाहर के लोग ना हो और हम स्वतंत्र हो सके, एक तरीके से कह सके स्वराज वाली चीज जो है वो आ सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1922 में चोरी चोरा की घटना, ये क्या हुआ, ये जिस तरीके से विरोध चल रहा था ऐसे ही एक विरोध उत्तर प्रदेश में भी चल रहा था, गोरखपुर में। यहाँ पर इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, भगवान अहीर। तो इनकी हत्या कर दी गई सरकार, मतलब ये जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ लोग आए वहां पर, पुलिस वाले, और उन्होंने गोली चला दी इनके ऊपर, तो इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद वहां पर 4 फरवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को वहां पर आग लगा दी लोगों ने इसी चीज के रिप्लाई में, जिससे उनमें छिपे हुए 22 जो पुलिस कर्मचारी है वो जिंदा ही जलकर मर गए। तो ये जो घटना है इसकी वजह से काफी दोनों गुटों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। हमने तो असहयोग आंदोलन नॉर्मली शुरू करा था, एकदम पोलाइट वे में शुरू करा था, लेकिन अब ये हिंसक होता जा रहा है तो इसको वापस ही लेना पड़ेगा। तो चोरी चोरा कांड जो थी, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को आघात लगा और इन्होंने क्या किया, उसको स्थगित इसको करना पड़ा, जो बारदोली गुजरात से शुरू किया जाने वाला था। ठीक है, तो ये हुआ, ये चीजें हुई। इसमें 10 मार्च को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। फिर ये बोला गया सरकार हमेशा क्या करती थी, जब इसको भी अरेस्ट करना होता था कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसको उठा लो, जेल में डाल दो, ये चीज होती थी। 10 मार्च को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की जेल हुई, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 1924 में उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, दूसरा मोल्पा विद्रोह हुआ मालाबार तट केरल में। अब बात आती है स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। जैसे शब्द ही बता रहा है, स्वराज यानी अपना रूल, अपना राज, और जिसमें की सब चीजें हमसे ही रिलेट करेंगी और बाहर का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने ही इसको आगे लाने का काम किया, संस्थापक थे। नवंबर 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुए। इसका फायदा ये हुआ कि चुनाव में 101 में से 42 सीट इनको मिल गई, स्वराज पार्टी को। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। इस सीरीज में आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट की चीज की, ये है साइमन कमीशन 1927 से 28 में। तो 1919 में पारित भारत सरकार अधिनियम, यानी प्रांतों में द्वैध शासन वाला जो अधिनियम था, उसके लिए 10 साल बाद कमीशन आना था, लेकिन वहां पर इलेक्शंस की वजह से ये कमीशन पहले आ गया। तो इसकी जांच करनी थी कि जो सारी चीजें हैं, सरकार जो हमने ये बनाया था भारत सरकार अधिनियम, क्या ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 6 अंग्रेज सदस्य वाले आयोग को यहाँ पर भेजा गया 1927 में। इसमें कितने टोटल सदस्य थे, वैसे इसमें थे 7 सदस्य। ठीक है, मतलब टोटल मिला के। तो लॉर्ड इरविन की सिफारिश पर ही एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि होने चाहिए थे भारतीय, क्योंकि मेनली तो ये भारतीयों के लिए तो ना था ना, मतलब भारत में ही रूल हो रहा है, भारत के ही लोगों को तुम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये चीज कैसे है। तो लॉर्ड इरविन की सिफारिश पर लॉर्ड इरविन ने कहा कि कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, इस आयोग में, इस कमीशन में। तो भारतीयों ने इसको श्वेत आयोग कहा, यानी ये तो अंग्रेजों का ही तो है, ये इसमें इंडिया के लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और सारी पार्टीज ने क्या किया, उसका बहिष्कार किया, उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं दिया, और काले झंडे दिखाकर बोला साइमन गो बैक। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर अंसारी इसके अध्यक्ष थे। और साइमन कमीशन के बारे में बोला गया इसी अधिवेशन में कि इनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, यानी इनको हमें त्याग देना चाहिए। अगर ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 फरवरी को साइमन कमीशन भारत आया। पहले वो बॉम्बे पहुंचा और फिर दिल्ली पहुंचा, और यहाँ पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में भारतीयों ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनके मेंबर्स इसमें थे ही नहीं। लाहौर में इसी विरोध का प्रदर्शन चल रहा था, कहां पर, लाहौर में। ठीक है, तो लाला लाजपत राय यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए और इन पर लाठीचार्ज वहां पर हो गया। जो लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इन पर लाठीचार्ज कर दी, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य खराब हुआ और मृत्यु हो गई। ऐसे लखनऊ में जो विरोध था उसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब बात आती है साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या कहना था साइमन कमीशन का और उसने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया। तो रिपोर्ट में बताया उसने कि जो द्वैध शासन है जिसके लिए वो आया था मेनली, तो द्वैध शासन जो था जो चल रहा था उसकी समाप्ति कर देनी चाहिए, यानी द्वैध शासन समाप्त कर देना चाहिए। दो तरीके से शासन होता है, प्रांतीय सरकारों का गठन होना चाहिए, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय की शक्तियां जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, भारतीयों के को राइट टू वोट वो भी एक्सेस करने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, मुस्लिम आरक्षित सीट प्रांतीय विधानसभा मंडलों में होनी चाहिए, इसके अलावा बर्मा को भारत से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इनमें से किसी का भी इंडियंस ने सपोर्ट नहीं किया, सबका उन्होंने विरोध ही किया। सभी भारतीयों ने इनकी रिपोर्ट का कि कमीशन का ही बहिष्कार किया हुआ था, तो रिपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है, कमीशन से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। 1927 में भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। तो लॉर्ड बर्कनहेड को ने जब देखा कि भारतीय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इसने बोला कि एक काम करो, तुम अपना संविधान जो खुद ही बना लो, देखते हैं तुम कैसे बना पाते हो। तो ये एक तरीके से लाइक अ चैलेंज था। तो इस संविधान बनाने के चैलेंज को एक्सेप्ट किया यहाँ के लोगों ने, क्योंकि सब अंग्रेजों का ये मानना था कि भारतीय क्या करते रहते हैं, कभी लड़ते रहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, कभी जातिवाद होता रहता है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज ही लड़ती रहती हैं, मतलब कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। ये यूनिटी के साथ तो रहते नहीं, तो क्या ये संविधान बना लेंगे, क्या कर लेंगे, ये तो हम तो इनके ऊपर यूं ही रूल करते रहेंगे और ये यूं ही बोलते ही रह जाएंगे बस। तो बॉम्बे में एक बैठक हुई मई 1928 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी, और संविधान का यहाँ पर ड्राफ्ट बनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया, जिसमें मेंबर्स कितने थे? 9 सदस्य थे। और इस समिति की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर स्प्रू ने। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समिति की के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर स्प्रू। 28 अगस्त 1928 को एक सर्वदलीय सभी दलों की एक बैठक हुई लखनऊ में, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। ठीक है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी समिति ने, फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, यानी रूपरेखा तैयार की गई थी संविधान की इसी में। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखी गई थी? पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, मौलिक अधिकारों की डिमांड भी रखी गई थी। 1928 में अखिल भारतीय इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बात आती है 1919 की, तो 1919 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। ठीक है, इसी वजह से बाद में 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं आज तक। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसी के लिए रुक रही हूँ, आगे थर्ड पार्ट भी है। माई पीपीटी इज रेडी, मैं जल्दी ही दूंगी इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, थर्ड पार्ट में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को। आई होप सब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। बाकी एमसीक्यूज में सारी कसर पूरी हो जाएगी, बढ़िया से एमसीक्यूज लाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।